हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। एक बार फिर से आपके सामने आप लोगों के लिए एक अगला क्लास लेके आया हूँ। अगले क्लास में चैप्टर तो रैखिक योग में ही चल रहा है अभी, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। इस एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे, पहले हमने विलोपन विधि पढ़ा, फिर प्रतिस्थापन विधि पढ़ा। अब ये तीसरा विधि है रैखिक युग्म समीकरण युग्म को हल करने के लिए वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में हम लोग रैखिक युग्म समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो वज्र गुणन की विधि के लिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल करें। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले तो आप ये चेक करिए कि किसका अद्वितीय हल है, या अनेक हल है, या फिर कोई हल नहीं है। तो इसके चेक करने के लिए उसके बाद अगर अद्वितीय हल है, जिस क्वेश्चन का अद्वितीय हल है उसका वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करिए। तो वज्र गुणन विधि से हल करने से पहले हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन से किस कंडीशन में है, कौन सा क्वेश्चन किस कंडीशन में है। पहला होता है x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है x चर के लिए, x चर के लिए ये, y के लिए ये, और 1 कांस्टेंट के लिए है। अब इस फॉर्मूला के बराबर अगर हमको x का वैल्यू निकालना होगा तो x का वैल्यू के बराबर, ये तीनों चूंकि बराबर है, तीनों टर्म बराबर है, तो हम लोग एक बार इसके बराबर इसको लेते हैं, एक बार इसके बराबर इसको लेते हैं। तो अगर हमको x का वैल्यू निकालना होगा तो x का वैल्यू बराबर होगा, अगर हम इसको लेते हैं, यदि x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर इसके 1 के, 1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अगर पहली बार में लेते हैं तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर ये जो का तो रह जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। इतना हो गया। अब इसको x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। x का वैल्यू के बराबर हमारा ये आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो x बराबर, ये वाला टर्म इन दोनों टर्म को बराबर करने पर आया, लेकिन इन दोनों टर्म को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, और यदि y बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अगर ऐसा है तब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर c1 a2 माइनस c2 a1। ये होगा। अगर यहाँ से हम y बराबर निकालना चाहें तो क्या होगा, y बराबर क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। x बराबर क्या आया, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। y बराबर क्या आया, c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा वज्र गुणन विधि से x और y के वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए
ये समीकरण हमको आगे तक फॉलो करना होगा। इसी समीकरण पे, इसी फार्मूला पे हमारा x और y का वैल्यू निकल के आएगा। तो हम ये दो समीकरण हमारे सामने हैं, दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों में से पहले ये चेक करना है कि कौन सा अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो x और y की वैल्यू निकालनी है वज्रगुणन विधि से, अगर अद्वितीय हल नहीं है तो उसको हल नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कि इस फार्मूला की मदद से इस समीकरण का x और y का वैल्यू क्या निकल के आता है। तो ये समीकरण युग्म दिए हुए हैं, हमने फार्मूला को साइड में लिख दिया है, x बराबर और y बराबर निकालने के फार्मूला को। यहाँ से हम पहले चेक करेंगे, पहले तो ये छांट लेंगे कि एक a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है। तो यहाँ से लिखेंगे हल या सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं। a1 बराबर है 1, b1 बराबर है -3 और c1 बराबर है -3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। a1 क्या है? x का गुणांक पहले समीकरण में, b1 क्या है? y का गुणांक पहले समीकरण में, c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म पहले समीकरण में, a2 है x का गुणांक पहले समीकरण में, b2 है y का गुणांक पहले समीकरण में और c2 है कांस्टेंट टर्म दूसरे समीकरण में। तो ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमें मिल गया। अब इसमें से हम लोग चेक करते हैं अद्वितीय हल होने की स्थिति में क्या है। अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल होगा यदि, चूंकि अद्वितीय हल क्या ही चेक करना है, किसका अद्वितीय हल है यही चेक करना है। और चेक तो वैसे तीनों करना है कि किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और किसके कोई हल नहीं है। तो अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। पहले हम यही चेक कर लेते हैं। तो क्या है ये? a1 क्या है? 1, b1 a1 बटा a2 क्या है? 3, b1 है -3 बटा b2 है -9। ये क्या है? ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 तरीके 9, क्या आ गया? अब यहाँ देख लेते हैं, ये दोनों बराबर आ गया। तो तीसरा भी देख लेते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो -3 बटा में -2। यहाँ इसको ये ना लिख के ये लिख लिया, ये आया 1/3 बराबर 1/3। तो क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हल नहीं होगा तो हमको हल करने की जरूरत है नहीं। दूसरा चेक कर लेते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा यदि, कब होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ऐसा है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ लिखेंगे 1/3, b1 बटा b2 क्या आया? 1/3 और c1 बटा c2 है -3/2, -3/2। ये क्या आ गया? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो आया, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं आया। तो यहाँ हम इसको यहीं पे कट कर देंगे। तो लिख देंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यहां अगर तीनों बराबर हो जाता तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते, लेकिन यहां बराबर नहीं हुआ, दो टर्म बराबर हुआ, तीसरा टर्म बराबर नहीं हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा।
पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि वो उसका अद्वितीय हल होता है कि नहीं होता है। ये दूसरा क्वेश्चन नंबर है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हम लोग अरेंज करते हैं तो 2x प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट, और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब इसमें हम लोग a1 और a2 छांट लेते हैं तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस 8। ये आ गया a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो पहला चेक करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं। तो a1 बटा a2 चेक करते हैं। a1 कितना है 2 बटा a2 है 3, b1 कितना है 1 बटा b2 है 2। तो ये क्या हो गया, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, 2 बटा 3 बराबर 1 बटा 2 नहीं है। तो ये क्या हो गया, इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अतः इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, जब अद्वितीय हल है तो क्या कह रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, फॉर्मूला लिखा हुआ है। x बराबर लिखेंगे b1 c2, ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। b1 c2, b1 कितना है 1 गुना c2 कितना है, c2 है माइनस 8, माइनस b2 c1, b2 है 2 और c1 है माइनस 5 बटा a1 b2, a1 है 2 और b2 है 2 माइनस a2 b1, a2 है 3 और b1 है 1। ये x बराबर वैल्यू हमने पुट कर दिया, x बराबर ये फॉर्मूला आता है x बराबर आया, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा -8 माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो -10 बटा में 2 दूना 4 प्लस -3 एकम 3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 10 -8 प्लस 10, तो ये बच जाएगा +2 बटा 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1, बराबर आ गया 2। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। अब इसी तरह से y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। अगर इसको हम वैल्यू पुट करते हैं तो c1 हमारा कितना है -5, a2 है हमारा 3 लिख दिया, माइनस c2 -8 गुणा c2 a1 है हमारा 2, a1 b2, a1 है 2, b2 है 2, माइनस a2 है 3 और b1 है 1। अब इसको अगर हल करते हैं तो y बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 3 15 -15, ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 8 दूना 16 बटा 2 दूना 4 -3। ये 16 में से 15 घटेगा कितना बचेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, बराबर आ गया 1। x का वैल्यू हमारा 2 आया और y का वैल्यू क्या आया 1। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का भी हमारा वज्र गुणन विधि से x और y का वैल्यू निकल के आ गया। पहले हमको चेक करना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं। अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के होना चाहिए। तो ये हमने चेक किया तो हमारा
अद्वितीय हल निकल के आ गया। अद्वितीय हल के कंडीशन में वज्र गुणन विधि से हल करना है, तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें ये फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। ये फॉर्मूला x बराबर इतना इसको वैल्यू पुट कर दिया तो x बराबर इतना आ गया और y बराबर ये आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे है? क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। ये 20 बुक में बाहर इधर लिखा हुआ है, बराबर के दूसरे तरफ मैंने अरेंज कर लिया है ऑलरेडी। 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। a1 अब इसमें से छाट लेते हैं। a1 बराबर है 3, b1 बराबर है -5 और c1 बराबर है -20। a2 बराबर 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर है -40। ये हमने सब कुछ अलग अलग कर लिया। अब इसमें से हम लोग चेक करेंगे कि अद्वितीय हल है कि नहीं। तो पहला अद्वितीय हल के लिए चेक करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है कि नहीं। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है तो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल कर लेंगे। तो ये लिखेंगे a1 कितना है 3 बटा a2 कितना है 6, b1 है -5 बटा में -10। अब ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6। अभी क्या आ गया ये आया 1/2 बराबर 1/2। ये क्या आया बराबर नहीं होना चाहिए था लेकिन बराबर हो गया। बराबर हो गया तो क्या है अद्वितीय हल नहीं है, तो लिखेंगे अद्वितीय हल नहीं है। अद्वितीय हल नहीं है। अब दूसरा चेक करेंगे कि अपरिमित रूप से हल क्या होगा। तो चेक करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ ही गया है, 1/2 बराबर 1/2। हम c1 बटा c2 चेक कर लेते हैं कि आता है कि नहीं। -20 बटा 40, तो क्या होगा ये माइनस माइनस कैंसिल, 20 दूना 40, तो क्या हो गया ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये क्या आ गया तीनों टर्म बराबर हो गए। तो तीनों टर्म बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है ये तीनों टर्म अगर बराबर हो गए तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हमें हल करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि अद्वितीय हल की स्थिति में ही एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी। तो अद्वितीय हल है नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। बस इतना ही कर देने से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इसमें से हम लोग a1 b2 छाटते हैं। a1 बराबर 1 है, b1 बराबर -3 है, c1 बराबर -7 है, a2 बराबर 3 है, b2 बराबर -3 है और c2 बराबर -15 है। ये छाट लिया। अब इसमें से चेक करेंगे कि अद्वितीय हल है कि नहीं। तो पहला है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 को, यही चेक करना है। अगर ऐसा होगा तो अद्वितीय हल होगा, ऐसा नहीं होगा तो अद्वितीय हल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -3। अब ये -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 1/3 बराबर 1/1। ये बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। 1/3 बराबर 1/1, एक कैसे हो सकता है? ये 1/3 है, ये 1 है, तो बराबर नहीं होगा। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है।
अगर अद्वितीय हल है तो समीकरण को हम लोग हल करेंगे वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि से पिछले क्वेश्चन में हमने जब हल किया था तो उसमें डायरेक्ट x बराबर वैल्यू निकाल दिया था, लेकिन उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। उसको डायरेक्ट x और y की वैल्यू नहीं निकालना, पहले हमको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। वज्रगुणन विधि का मतलब ही यही होता है। पहले जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में जो बताया था कि x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट x और y की वैल्यू निकाले थे, लेकिन डायरेक्ट x और y की वैल्यू हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है, तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वज्रगुणन विधि है। तो वज्रगुणन विधि से निकालने के लिए अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। इसमें वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और बारी बारी से इसको देखेंगे कि क्या निकल के आता है। अब यहाँ से निकालेंगे कि x बटा क्या है, b1c2, b1 कितना है -3 और c2 है -15, माइनस ये माइनस का साइन, फिर b2c1, b2 है -3, b2 है -3 और c1 है -7, b1 c2 और b2 -3 और c1 -7। यहाँ से y बराबर है c1a2 c1 -7 a2 3 माइनस c2a1, c2 है -15, a1 है 1 बटा a1b2, a1 1 है, b2 है हमारा -3 माइनस a2b1, a2 है 3 और b1 है हमारा -3। ये वैल्यू हमने पुट कर लिया। अब इसको हल करते चले जाएंगे। हल करेंगे तो क्या होगा, x बटा ये 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 तिया 45, ये माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई होकर फिर से माइनस हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, लेकिन इसके साथ फिर प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये साइन माइनस का माइनस ही रह जाएगा, 70 21। अब यहाँ से y बटा क्या होगा, -7 × 3 तो ये होगा -21। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, तो प्लस 15 एक कम 15 हो गया। 1 बटा ये माइनस और ये एक माइनस एक प्लस, तो 3 × 1 -3, ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 3 3 9 प्लस में होगा। अब यहाँ से देखिए क्या आया, x बटा 45 में से 21 घटाएंगे क्या, कितना बचेगा, तो हमारा बच जाएगा 24। ये y बटा 21 में से 15 घटाएंगे क्या बचेगा, 15 6 21 -6 बराबर 1 बटा 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 1 बटा 6। अब इसको हल करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, यहां से मिटा लेते हैं पूरा। एक बार इसके बराबर इसको लेते हैं और एक बार इसके बराबर इसको लेते हैं। चूंकि तीनों बराबर हैं तो हम यहां लिखेंगे यदि x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, यदि इसके बराबर ये है तब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्रगुणन विधि। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, 24 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या होगा, 24 बटा 6, 6 चौका 24, x बराबर आ गया हमारा 4। अगर x के बराबर, x टर्म वाले के बराबर कांस्टेंट के बराबर किया तो x बराबर आ गया हमारा 4। अगर y को कांस्टेंट टर्म के बराबर करने तब क्या होगा,
और यदि y बटा -6 बराबर 1/6 है तब क्या होगा? इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6y बराबर 6 से 1 में मल्टीप्लाई होगा -6, इसलिए y बराबर क्या होगा? -6/6। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? इसलिए y बराबर आ गया हमारा -1। x का वैल्यू क्या आया? 4 और y का वैल्यू आ गया -1। यहाँ x का भी वैल्यू लिख दें 4। तो इस तरह से हमारा ये वज्र गुणन विधि से पहले क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें से 2 क्वेश्चन के अद्वितीय हल नहीं थे, इसलिए उसको वज्र गुणन विधि से नहीं हल किया गया। 2 क्वेश्चन के अद्वितीय हल थे जिसको हमने वज्र गुणन विधि से हल किया और उसमें हमारा x और y का वैल्यू निकल के आ गया। इस समीकरण को हल किया तो x का वैल्यू आ गया 4 और y का वैल्यू हमारा -1 आ गया। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।